हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर अकाउंटिंग थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन को प्रायः व्यवसायिकी कहा जाता है। यानी कि जो अकाउंटेंसी होती है उसको हम बिजनेस का लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा। लेखांकन को प्रायः व्यवसायिकी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना जाता है। तो जो लेखांकन सिद्धांत यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको हम बेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो वो है सैद्धांतिक। ठीक है, सैद्धांतिक आधार माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना जाता है, तो ये सैद्धांतिक आधार माना जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। तो इसको हम परिवर्तनीय सिद्धांत, स्वयं सिद्ध सिद्धांत, परिपाटी, इनमें से सभी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है। तो लेखांकन सिद्धांत के लिए हम जो नाम का प्रयोग करते हैं वो है गैप। ठीक है, GAAP। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आता है, गैप का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो अकाउंटिंग होता है उसके जो सिद्धांत होता है उसके लिए एक नाम उपयुक्त है जो ज़्यादा प्रयोग में रहता है, उसको हम गैप कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी जानेंगे ना कि गैप का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है। तो सभी जगह मान्य नहीं है, सत्यापित करने का अभाव, मनुष्य द्वारा बनाया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सिद्धांतों की प्रकृति। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता होती है। तो जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं उनकी विशेषताएं ये सारे ही होते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है, क्योंकि जो भी लेखांकन के प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो कोई इंसान ही बनाया, मनुष्य ने ही बनाया है। 3 मापदंडों को पूरा करता है, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर होता है, जो प्रिंसिपल हैं उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन सिद्धांत की विशेषताओं में 3 मापदंडों को पूरा करता है, दिए गए विकल्प में से कौन सही है। तो उपयोगिता, व्यवहारिकता, उद्देश्य पूर्णता, ये सारे ही सिद्धांत उसके मापदंडों को पूरा करते हैं। तो ये तीनों मापदंड है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा से अभिप्राय है देश की प्रचलित डॉट डॉट से है। तो जो मुद्रा होता है उसका अभिप्राय होता है देश में जो करेंसी चल रही होती है, जो सर्कुलेशन में होती है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित करेंसी से होती है। ठीक है, जो आपके कंट्री में चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस होता है, यानी कि एसेट इक्वल टू कैपिटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस होता है। तो ये जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय देनदारियाँ। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल है। तो सारता की प्रथा, उद्योग प्रथा, ये दोनों ही लेखांकन परंपराओं में यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर ने कितने प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है। तो जो कोहलर है उन्होंने 3 प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारता की प्रथा में सार तत्व से आशा है। तो जो सारता की प्रथा होती है उसमें सार तत्व से आशा होती है महत्वपूर्णता, यानी कि इम्पोर्टेंस। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथ्य शामिल होते हैं। तो प्रारूप पर सारतत्व, रूढ़िवादिता, सारता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ध्यान देने योग्य होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित होता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो ये होता है हमारा द्विपक्षीय अवधारणा। और द्विपक्षीय अवधारणा जो है उसको, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इस पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेस्ड होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्विपक्षीय अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में समीकरण का अर्थ है। तो शब्दकोश में समीकरण का अर्थ होता है एक विवरण की दो वस्तुएं समान है या बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या बही में लिखा जाता है उसे कहते हैं। यानी कि कोई ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट टाइम होता है तो जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को क्या कहते हैं। तो उस बुक को हम कहते हैं प्रारंभिक अभिलेख की पुस्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा रोजनामचा वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने से किया जाता है जिसके बाद में उसकी खतौनी की सुविधा हो। यानी कि रोजनामचा को जर्नल कहते हैं। जर्नल वह पुस्तक है जिसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको इस रूप में छांट छांट के अलग अलग करके लिखा जाता है जिससे कि लेज़र में हमको ट्रांसफ़र करने में सुविधा होती है। तो ये किसने कहा था। तो ये कहे थे कॉपर ने। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें लेन देन होते ही सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये भी जर्नल की एक विशेषता है। दूसरा है, यह खाता बही के लिए आधार प्रस्तुत करता है। तीसरा, प्रत्येक लेन देन को दो भागों में बांटा है। तो ये सारे जो है वो जर्नल के मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खातों के नाम के साथ खाता शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, क्योंकि जो भी पर्सनल अकाउंट होता है उनके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखें कि जब भी हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के खाते की बात करते हैं, तो उनके नाम के आगे हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किस खाता से संबंधित है। तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोजनामचा के उप विभाजन में कितने सहायक पुस्तकों को शामिल किया जाता है। तो जो जर्नल के होते हैं उसमें उसके उप विभाजन में 8 बुक शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 पुस्तक को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक पुस्तकों के अंतर्गत शामिल है। तो क्रय बही यानी कि सेल्स बुक जिसको कहते हैं, क्रय बही यानी कि परचेज बुक जिसको कहते हैं, विक्रय बही जिसको सेल्स बुक कहते हैं, बिल बही यानी कि जिसको बिल्स बुक कहते हैं, ये सारे जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत के बजाय बाजार कीमत पर दिखाया जाता है तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है। या आर्थिक स्थिति की नहीं होना चाहिए, यहाँ आर्थिक चिट्ठा होना चाहिए। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग की लागत के बजाय उसकी बाहरी कीमत पर दिखाया जाता है, यानी कि जो बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको ना दिखाकर उसकी मार्केट कॉस्ट को दिखाते हैं, तो ये किस लेखांकन के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तो ये होता है हमारी लागत अवधारणा। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का यहाँ उल्लंघन होता है। ठीक है, अगर उसकी लागत मूल्य पे हम दिखाते हैं तो वहाँ पे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट पे ना दिखा के हम उसके मार्केट वैल्यू पर दिखाते हैं तो वहाँ पे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित दायित्वों को आर्थिक चिट्ठे में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है वो प्रकटीकरण की परंपरा पर आधारित है, यानी कि फुल ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें हम सब कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको क्लोज करते हैं, सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी। तो जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत व्यवसाय अवधारणा, ये हमारा ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो अनलिमिटेड टाइम तक, यानी कि अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक वो चलता रहेगा। इसमें हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में होगा, यानी हमेशा वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित काल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन सिद्धांत आधारित है। तो लेखांकन सिद्धांत जो है वो व्यवहारिकता पर और विषय परकता पर आधारित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की दोहरा पहलू अवधारणा के अनुसार सत्य है। तो पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति, यानी कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये हमारा अकाउंटिंग का इक्वेशन है, डबल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन में डॉट डॉट दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पूंजी। लेखांकन में पूंजी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध दायित्व को डॉट डॉट के बाहर दिखाया जाता है। तो जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संदिग्ध दायित्व, उसको हम बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट को स्वामी से पृथक माना जाता है। तो जो हमारा बिजनेस होता है उसको हम उसके ओनर से सेपरेट मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस को उसके स्वामी से पृथक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है। तो इस नीति का कारण है रूढ़िवादिता की परंपरा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? तो वो जो है वो वसूली की अवधारणा, यानी कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? तो वो श्रमिकों की कार्यकुशलता, यानी कि जो लेबर इफिशियंसी होती है, उसको हम लेखा पुस्तक में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।